नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके शेयर में। और आज ये वीडियो जो है पूरी मोटिवेशनल वीडियो है। और इस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो आप ये आपको लगेगा कि लास्ट के 10 मिनट के बाद आप महसूस करेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या क्या कर सकते हैं वो आपको पता नहीं है। तो यूपीएससी का रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले, और आपको इन सब चीज़ों से देखो, जितने भी एस्पायरेंट्स रहते हैं या जितने भी उसका रिजल्ट जैसा भी आया है, उससे आपको क्या सीख मिलती है। आप वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे पूरे साल प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, तो आपको वहाँ से क्या सीखना चाहिए। और आरक्षण का यूज़ करके लोग कैसे, उस पर आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, और सही है, वहाँ आप आरक्षण का यूज़ कैसे कर सकते हो। लोगों ने आरक्षण का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया है, और जो आरक्षण के बिना भी हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बाकायदा आंकड़े वाइज मैं बताऊंगा आपको, डेटा वाइज बताऊंगा, कोई भी बात ऐसी नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताता चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जो मुझे देख रहे हैं, अधिकतर लोग का जो सुन रहे हैं, सभी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय होता क्या है, हमेशा हम जैसे अभी रेलवे की वैकेंसीज़ आई हैं, जितनी भी कोई भी हम बैंक की या एसएससी की, तो हमेशा हम वैकेंसीज़ देखते हैं, यार कितनी वैकेंसीज़ हैं, बहुत कम वैकेंसीज़ हैं, इतने में होगा कैसे। तो आप खुद सोचिए कि 759 लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस बार यूपीएससी में। अब ये ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने मेंस भी क्वालिफाई किया होता है उनके पास इतनी टैलेंट होता है कि वो छोटे मोटे एग्जाम तो आराम से क्लियर कर सकते हैं, इतना उनके पास ज्ञान रहता है। लेकिन फिर भी आप सोचिए, इसका कंपटीशन, इसका क्रेज क्यों है इतना ज़्यादा कि लोग अपनी जॉब छोड़ छोड़ के आते हैं। बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उसके बावजूद वो लोग यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि जो टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का उसमें यूपीएससी आता है। तो देखिए, 10 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म फिल करते हैं। लगभग प्रीलिम्स में 4,93,000 अपीयर हुए थे इस बार, और मेंस में 10,468 लोग जो है सफल हुए थे, तो मेंस के लिए। तो अब ये समझिए, उसके बाद जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू लगभग 1900 बच्चों ने दिया था, 1900 कैंडिडेट्स जो थे उन लोगों ने दिया था। और उसके बाद जो फाइनली सेलेक्ट हुए हैं वो 759 जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। और उसमें से भी जो सिविल सर्विस में आईएएस, जो सब लोग ज़्यादा, सबसे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो डीएम आप कह सकते हो, एसडीएम डीएम, तो 180 पोस्ट हैं टोटल। यानी आप सोचिए कितना बड़ा, जो जो हम लोग 10 लाख बच्चे बात करें, 10 लाख कैंडिडेट्स जो हैं वो फिल करते हैं कितने पोस्ट के लिए, 180 पोस्ट के लिए। और फिर भी वो लोग रात दिन मेहनत करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप लोग कहाँ पे हैं अभी। हम लोग वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके बावजूद आप इतनी वैकेंसी देख रहे हैं कि अरे केवल 700 वैकेंसीज है, केवल 500 वैकेंसीज है, केवल 1000 वैकेंसीज हैं। तो ये समझिए, इतनी वैकेंसीज बहुत हैं, जबकि आप अपने एक स्टेट में फ़ाइट कर रहे हैं या किसी आप जोन में फ़ाइट कर रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे फाइट बहुत टफ है। तो आप खुद सोचिए, जहाँ पे वो उस लेवल प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे लोग अपनी जॉब छोड़ के आते हैं, वो अच्छे जगह सेटल होते हैं, उसके बावजूद वो लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है। तो पहली बात तो ये है कि आप ये बहाना करना आप छोड़ दीजिए कि मेरी वैकेंसीज इस जगह बहुत कम है और मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊँगा। 100 वैकेंसीज भी हैं, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, तो आप उस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं डेडिकेशन की। यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके अंदर डेडिकेशन कितना होता है। देखिए, अगर आपके पास इतना टाइम है कि किसी की वीडियो डाउनलोड करके उसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हैं आप, तो आप ये समझ लीजिए आप कंपटीशन के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि आपके पास बहुत फालतू टाइम है कि आप स्टेटस बार बार चेंज कर रहे हैं या स्टेटस डाल रहे हैं। यानी आप अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आप सही मायने में एक एस्पिरेंट से बात करिए, उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो अपने दोस्तों से बात कर पाए सही से। तो आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना होगा। जितने आपके पास टाइम है, देखिए सभी के पास 24 घंटे हैं, उस टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो। देखो, लॉन्ग टाइम में वही सक्सेसफुल होता है जिसने या तो अपने टाइम को इन्वेस्ट किया है या जिसने अपने मनी को इन्वेस्ट किया है। और आप लोगों ने सोचिए, हम लोग 12th या ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपने इतने साल अपने इन्वेस्ट करे हैं, टाइम भी इन्वेस्ट किया है और पैसे भी इन्वेस्ट करे हैं। तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपको पर डे को यूटिलाइज करना है। आपको पर डे का एक टारगेट होना चाहिए। जैसे सिविल सर्विस का इतना सिलेबस होता है कि आप अगर टारगेट वाइज प्रिपरेशन ना करेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो वही अप्रोच आपको हर एक एग्जाम में लानी चाहिए कि आपका जितना भी टारगेट है, आपका जितना भी सिलेबस है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक की, एसएससी की या रेलवे की कर रहे हैं आपका जितना भी सिलेबस है, आप खुद सोचिए कि वहाँ पे तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ती है, उसके बाद भी स्पेशलाइज्ड बुक पढ़नी पड़ती है, तो भी वो इतना न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको बहुत कम पढ़ना है, फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आपकी गलती है। ठीक है। तीसरी बात जो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स।
जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं, बेसिक्स पे ध्यान देते हैं कि वो हर एक चीज़ के शॉर्ट ट्रिक्स नहीं ढूंढते हैं। कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम की कंपटीशन में हुआ क्या है कि हम सभी स्टूडेंट्स खाली ट्रिक्स के पीछे भागते हैं कि जल्दी जल्दी अप्रोच मिल जाए। मतलब गलत नहीं है अप्रोच, वो होनी चाहिए, लेकिन आपके बेसिक बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को, जैसे हम हर एक चीज़ को बहुत समराइज़ करके पढ़ लेते हैं, तो समराइज़ करने से हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं, तो आपको लॉन्ग टाइम में वही दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स और बेसिक पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको उतना ध्यान नहीं देना जितना एस्पिरेंट्स देते हैं सिविल सर्विस वाले, लेकिन आपको भी अपना थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज़्यादा अच्छे समझने वाली बात है, वो ये है कि जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है वो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स में होना चाहिए, और वो आपके अंदर भी होना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले एग्ज़ाम में सफलता मिल जाएगी या दूसरे या तीसरे में मिल जाएगी। हो सकता है कि कभी कभी आपको बहुत टाइम भी लग जाता है, और आजकल तो कोर्ट केस भी चलते हैं तो उससे और टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपको डटे रहना पड़ेगा, आपको फील्ड जो है वो छोड़ के भागना नहीं पड़ेगा। आप डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो आप मंजिल पे एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर डर के भाग जाएंगे तो फिर आप कभी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, हमेशा ज़िंदगी भर वो जॉब करेंगे जो आप नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए आप 1 साल मेहनत कर लो या 1.5 साल मेहनत कर लो, और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, अब कुछ मैं डेटा बताना चाहता हूँ इस बार रिजल्ट के, जो इस बार रिजल्ट जो रहे हैं, तो जो 759 उम्मीदवार पास हुए हैं, और जिसमें से 361 जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के 209 हैं, और एससी के 128 हैं, एसटी के 61 हैं। टोटल जो है 759 कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हुए हैं, मतलब जिनको सिलेक्शन मिला है। और इसमें अच्छा एक बात कहूँ, जो कुछ स्टूडेंट जो हैं जो आरक्षण के लिए बहुत कहते हैं कि यार आरक्षण है इसलिए हम सिलेक्शन कैसे ले पाएँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। और देखिए बैलेंस करके बोलूँगा, अभी जो आरक्षण का यूज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी सीख दूंगा मैं, मतलब आप समझिएगा बात को। तो देखिए जो अभी 759 कैंडिडेट्स हैं, इसमें से आप नाम पूरा लिस्ट देखिएगा, ये आपको मैं देता हूँ होमवर्क, आप ये देखिएगा। तो आपको जैन कम्युनिटी के लगभग 21 स्टूडेंट्स मिलेंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। आपको पता होना चाहिए पूरी इंडिया में जैन कम्युनिटी कितने कम परसेंट में है, लेकिन फिर भी इस 759 में स्टूडेंट्स में 21 जैन हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। वो भी अगर ये कहें कि केवल हमें, तो वैसे तो बहुत से हैं सैंपल, मैं बहुत लोग दे सकता हूँ, लेकिन मैं केवल इसके लिए बताना चाहता हूँ। आप खुद थोड़ा सा सीखिए कि आप, वो कोई बहाना नहीं बना रहे कि नहीं यार हमें रिजर्वेशन नहीं मिला है, हमें कुछ नहीं मिला है, हम कैसे सेलेक्ट होंगे। तो जाहिर सी बात है, उन देखो रिजर्वेशन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको पता है, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा मत सोचिए, आपको और मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो आप खुद सोचिए 21 स्टूडेंट्स जैन कम्युनिटी से आए हुए हैं 759 में। अब जिनको आरक्षण मिलता है वो कितना यूज़ कर पा रहे हैं, तो आप ये समझिए एसटी में कितने हैं, 61 कैंडिडेट्स हैं। एसटी में 61 कैंडिडेट्स हैं। राजस्थान की एक एसटी कम्युनिटी जो है, मीना जाति, जो मीना समुदाय है, उसके 31 कैंडिडेट्स जो हैं सेलेक्ट हुए इस बार। इसमें से ऐसा नहीं कि सभी लोग तो एसटी कैंडिडेट्स में हैं, मतलब कुछ लोग जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी से, वहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी 31 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं केवल जो मीना समुदाय है। तो अब उन्होंने भी देखो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सब लोग मेहनत नहीं करते। देखो जो लोग केवल अगर प्रीलिम्स भी पास कर लें तो ये समझ लिया उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम किसी और एग्ज़ाम के बराबर नहीं है। तो जो मेंस पास करके आ रहा है तो उसके अंदर काफ़ी टैलेंट होता है। तो अब सोचिए 31 जो कैंडिडेट्स मैं बताना चाहता हूँ वो हैं आपके मीना कम्युनिटी के। तो आपको उनसे भी सीखना चाहिए बहुत कुछ कि ये लोगों ने आरक्षण किस तरीके से यूज़ किया है। ठीक है, वैसे तो कम्युनिटी वाइज बहुत कुछ डेटा है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे कम्युनिटी वाले बात नहीं करना चाहता हूँ। और जो वुमेन्स, जो टॉप की बात करूँ, जो आपके जो पूरा लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। देखिए आईएएस में 180 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आईएफएस में 30, आईपीएस में 150 है, सेंट्रल ग्रुप्स ए सर्विस में 384 हैं, और बाकी ग्रुप बी में 68 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आपकी ये टॉप 10 की लिस्ट है, आप टॉप 10 या टॉप 50 तक जो देखना चाहते हैं वो आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वैसे तो कनिष्क कटारिया के बारे में भी मैं पूरा बताऊंगा कि क्या क्या है। वैसे जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो टॉप 5 है अभी तो मैंने जो देखा है, वैसे तो इंजीनियर बहुत है, लेकिन टॉप 5 में 5 इंजीनियर हैं। ठीक है, और दूसरी बात, टॉप 5 में 2 या 3 मेरे ख्याल से अक्षत जैन और कनिष्क कटारिया, तो वो राजस्थान के हैं ही, और किसी ने कहा कि कुछ एक और भी हैं मेरे ख्याल से, वो भी राजस्थान के हैं। तो टॉप 5 में 3 राजस्थान के हैं, और बहुत से, मतलब राजस्थान ने अपना बहुत दबदबा इस वक्त
मतलब कब्जा किया है यूपीएससी के रिजल्ट में। मतलब वहाँ पे जो पढ़ाई का लेवल है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है। आप अगर देखेंगे यूट्यूब पे भी मैं बात करूं कि अनअकैडमी जो है वो भी, जो रोमन सैनी सर है वो भी राजस्थान के हैं, वाईफाई स्टडी के जो मालिक हैं वो भी राजस्थान के हैं, और कई ऐसे चैनल हैं जो मैं देखूंगा वो राजस्थान के काफ़ी हैं। मतलब डोमिनेट कर रहा है पढ़ाई के क्षेत्र में, बहुत अच्छी बात है ये। अगर एक कोई एरिया भी डोमिनेट करता है, जैसे बहुत साल पहले मुझे याद है कि आंध्र प्रदेश से बहुत निकलते थे, मतलब 100 में से बहुत से आईएएस जो थे ऑफिसर, वो आंध्र प्रदेश बहुत अच्छा रिजल्ट देता था। अब दिल्ली तो अच्छा दे ही रहा है, क्योंकि लेकिन जो ओरिजिन जो है बच्चों का वो बहुत अलग अलग जगह से है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और कनिष्क कटारिया की बहुत अच्छी बात मुझे एक लगी कि जो इनका ऑप्शनल था वो मैथ्स था। तो जिन लोगों को लगता है कि केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी इसी से मतलब एग्जाम अच्छा किया जाता है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से सिद्ध कर रखी है कि मैथ ऑप्शनल भी लेके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर जिन्होंने अगर बीएससी करी है मैथ से, तो अगर वो मैथ्स ऑप्शनल लेके करते हैं तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ये इन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। तो अब जरा थोड़ा सा इन लोग के बारे में बात कर लेते हैं कि ये लोग ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे। तो ये जो है कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, आप सोर्स देख सकते हैं कहाँ कहाँ से मैंने लिया है। तो देखिए ये आपके बारे में, ये कनिष्क कटारिया हैं, अक्षत जैन हैं, जुनैद अहमद यूपी के हैं, बिजनौर से। और सबसे बड़ी बात है, जो कनिष्क कटारिया हैं इनके फादर जो हैं वो भी एक सिविल सर्वेंट हैं, और इनके ताऊ जी भी हैं वो भी सिविल सर्वेंट है। अक्षत जैन के माता पिता दोनों, माता मेरे ख्याल से पिता जो है आईपीएस हैं और माता जो है वो आईआरएस में हैं। जुनैद अहमद जो है वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं आईआरएस की, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका जो है, और ये डीआईजी जो है ये बरेली के ही हैं, डीआईजी राजेश पांडे, उनकी बेटी जो है उनका भी सिलेक्शन हुआ है, 389 रैंक उनकी आई है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो अगर यूपी से हैं उनको पता होगा श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में, वो पहले बहुत ही अच्छे मतलब डॉन टाइप के थे। तो उनको जो एनकाउंटर किया था वो राजेश पांडे ने ही किया था। मतलब ये बात है कल्याण सिंह के टाइप की। तो मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, वैसे बहुत खास कोई नहीं है। और आप इसको थोड़ा सा पॉज कर करके अगर पढ़ना चाहते हैं थोड़ा सा इनके बारे में तो पढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छी बातें हैं, मतलब काफ़ी कुछ इंस्पायरिंग है इन लोग के बारे में। अक्षत जो जैन थे उनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो पाया था, कुछ मार्क्स से रह गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने मतलब सिलेक्शन ले लिया है। कनिष्क कटारिया जो हैं वो एससी कैटेगरी से आते हैं और उन्होंने पहली बार में ही एग्ज़ाम टॉप किया है। और जो आपके जो जुनैद अहमद हैं वो बहुत ही मतलब, आप उनका इंटरव्यू देखिएगा, बहुत सिंपल इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान लगे मुझे। तो आप इनका इंटरव्यू देखिएगा, काफ़ी इंटरव्यू इस वक्त आ चुके हैं, और अभी जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं आईआरएस की, ठीक है। 25 की टॉप 25 में जो है वो 15 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं। और इसको भी आप पढ़ लीजिए, जो 2017 में इन्होंने आईआईटी गुवाहाटी से डिज़ाइनिंग में मतलब ग्रेजुएशन किया है। और बाकी सब कुछ जो है इनका, जो देखिए सभी लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, आपको पढ़ना तो है 8 से 9 घंटा तो पढ़ना ही है। 8 से 9 घंटे बिना पढ़े आप काम चला ही नहीं सकते हो। श्रेयांश कुमार ये भी मैकेनिकल इंजीनियर है आईआईटी मुंबई से। तो आईआईटीएन देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आप समझ सकते हैं कि हर एक फील्ड में बहुत ही अच्छा वो कर रहे हैं। और गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स में से सबसे टॉपर हैं वो सृष्टि जैन देशमुख हैं, भोपाल से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने भी केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है, और मेरे ख्याल से तो एमफिल भी इन्होंने किया है। तो यही सब पूरा आप जो था, और इंटरव्यू जितने थे आप वो देख लीजिएगा। और कुछ थोड़ा सा वही जो बताना था मुझे, डेटा वेटा, और बाकी जो आप थोड़ा सा मोटिवेट करना था आपको, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि लास्ट में कि अपनी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से करिए। देखिए आपको ये समझना चाहिए कि जब इतनी टफेस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लोग बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं विदाउट कोई मतलब कुछ कहे हुए या कुछ लगे हुए बस, तो आपको खुद समझना चाहिए कि आप अभी कहाँ पे हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। आपको मेहनत करने में बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए। आप एक बार 1 साल अपने आप को दे दीजिए। तो वो एक ही लाइन मुझे याद आती है कि आप अभी 1-2 साल ऐश कर लीजिए, फिर ज़िंदगी भर आप मेहनत करेंगे, या 1-2 साल अभी आप मेहनत कर लीजिए, फिर ज़िंदगी भर आप ऐश करेंगे। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। बस मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी सीजीएल के एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, या जो भी आप बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी से स्टार्ट कर लीजिए, टाइम काफ़ी है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं मतलब ये भी कहूँगा अगर कोई ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी पूरा शिद्दत से करे। तो अगर वही बात है कि अगर बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे आप तो आपको सफलता मिलेगी, आज नहीं कल आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यही है कि आप कभी भी इस पथ पे रहेंगे, आप कभी भी हारेंगे नहीं। तो जब भी जाओगे तो आप कुछ सीख के ही जाओगे, ठीक है। ये तो इसलिए ऐसा कोई बात मत सोचना।
और ज़्यादा बस वही है, मेहनत पे फोकस करो, आपको लास्ट में सफलता मिलेगी। तो इस वीडियो में बस यही बताना था, कुछ आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना था। और अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं तो इसको शेयर करिएगा ज़रूर, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।